नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 12th ज्योग्राफी के एनुअल एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे हम आपके इस एग्जाम के ब्लूप्रिंट को, पैटर्न को। देखिए, पैटर्न बोले तो मतलब आपके एग्जाम में कितने 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज कितने रहने, उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन का क्या कुछ रहेगा, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आने, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो कैसे रहेंगे। ओके, इसके साथ साथ मैप वर्क है वो कितने मार्क्स का रहना है, जो 5 मार्कर क्वेश्चन आएंगे कहाँ पर हमें इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो पैटर्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम रिवीजन के लिए जाते हैं तो उससे पहले अगर पैटर्न हो तो हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी वेटेज के अकॉर्डिंग फोकस कर पाते हैं। ओके, इसके साथ साथ सिंपल क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो ये भी सॉल्व करना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक तो हमारी जो नर्वसनेस होती है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जाने की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा माइंड सेट हो जाता है। दूसरा ये कि हम जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि हमने पूरा अच्छे से रिवाइज किया और उसके बाद हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और सब कुछ हमें लग रहा है कि भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो पॉजिटिव वाइब्स आती है, अच्छा लगता है तो हमारी प्रिपरेशन और बेटर होगी। दूसरा ये, इन केस कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं जा रही, कि हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और हमें बहुत कुछ है जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट यहाँ पर दिक्कत है, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम होता है, हम ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस कर पाएंगे। पहले हम लाइटली ले रहे होते हैं। ओके, तो आज हम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये सीबीएसई के ऑफिशियल पैटर्न पर बेस्ड रहेगा। ओके, यानी कि आपका जो एनुअल एग्जाम है, आपका जो एग्जाम रहेगा वो एज इट इज़ इसी पैटर्न पर बेस्ड रहेगा। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिया गया। आपके क्लास 12th है, सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, जिसका कोड है 029। आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। आपके मैक्सिमम मार्क्स 70 रहेंगे, 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। और सबसे पहले हमें यहाँ पर दिए गए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि हमारे एग्जाम में क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, ABCD 4 सेक्शन टोटल आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। इसमें से आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें 1 to 17 आपके MCQs रहेंगे। ओके, 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे 17। देखिए, 17 क्वेश्चंस जरूर है, MCQs भी हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिएगा। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते। कई बार क्या करते हैं कि भाई ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, थोड़ा सा अगर कहीं पे अटकते हो ना, लटकते हो, तो थोड़ा सा माइंड जरूर लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्या एग्जैक्टली यही है। ठीक, उसके बाद आपका जो बी सेक्शन रहेगा, बी सेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23। ओके, 18 to 23 क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्कर रहेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो रहेंगे वो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, उसके बाद आपका रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो इसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 24, 25, 26, 27, 28। ओके, ये आपके रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 5 मार्कर रहेंगे। क्लियर। उसके बाद आपका जो सेक्शन डी रहेगा, डी सेक्शन है, इसमें आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30। ये आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, इस बार अगर हम बात करें या जियो की कभी भी बात की जाए तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैप वर्क में पूरा स्कोर कर पाए। अब जैसे एग्जाम में जब ड्यूटी आती है, मार्किंग में ड्यूटी आती है, तो जब हम आंसर शीट आपकी चेक करते हैं तो उसमें लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके थ्योरेटिकल में बहुत अच्छा स्कोर जा रहा होता है। जब मैप वर्क की बात आती है, जो सो कॉल्ड टॉपर्स होते हैं वो भी वहाँ पे लटक जाते हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वहाँ पे उनके डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी परसेंटेज का टारगेट लेकर के चल रहे हो कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है या 100 के आसपास जाना है या 100 स्कोर करना है, मैप वर्क का वो टिप्स पे होना चाहिए। मैप वर्क का सिलेबस है पहले होता नहीं था, सीबीएसई की ओर से नहीं आता था, बहुत सारे पॉइंट्स बनते थे। इस बार सीबीएसई ने ऑफिशियली तौर पर मैप वर्क का अलग से सिलेबस आपको दिया है, तो उसको सोल्व करने में कितना का टाइम लगेगा, 45-50 मिनट्स आपको लगने, तो उसकी प्रैक्टिस करके आपको जानी है। तो उसका वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले पब्लिश कर दिया था, बुक ए का अलग से, बुक बी का अलग से, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्लास 12th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हो। ओके, चलिए हम देखते हैं आपके इस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए पे पहुंचते हैं। आपका जो सेक्शन ए है, यहाँ पे हमें मिलेंगे 17 MCQs। फर्स्ट जो हमारा MCQ दिया गया है यहाँ पर, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले
देश वे है जिनका स्कोर होता है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है उन कंट्रीज़ को कि वो कौन से कंट्रीज़ होते हैं जिनको हम हाई डेवलप्ड, जो HDI रैंकिंग है उनकी हाई रहती है, उसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा। 0.8 से अबोव जिनका स्कोर होता है, जिन देशों का सूचकांक होता है, HDI रैंकिंग होती है, उन देशों को हम बोलते हैं कि वो उच्च मानव विकास वाले देश हैं। ओके, तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है, भारत में कौन सी तेल रिफाइनरी उसके तेल क्षेत्रों के आसपास स्थित है। इसमें से बताना है कि कौन सी ऑयल रिफाइनरी है जो वहीं पर है जहां से तेल निकाला जा रहा है, उसके आसपास के इलाकों में। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए रहेगा। नूनमती है, ये असम में गुवाहाटी के आसपास आ जाती है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। डिगबोई, नहरकटिया, शिवसागर, बोरान वगैरह ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके आसपास ही है ये नूनमती। जबकि हल्दिया की बात करें, बरौनी या मथुरा की बात करें, तो यहाँ के आसपास ऑयल फील्ड नहीं है। उसके बाद सी थर्ड आपका क्वेश्चन दिया गया, ट्रांस कैनेडियन रेलवे का पश्चिमी वेस्टर्न टर्मिनल है वो कौन सा, हमें बताना। वेस्टर्न जो टर्मिनल है उसको हमें बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो सी रहेगा, वैंकूवर। ओके, वैंकूवर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ आपका क्वेश्चन है, कांच के बर्तन, प्लास्टिक के कंटेनर, पॉलीथीन बैग, राख, फ्लोफी, सीडी, ये किसके एग्जाम्पल है। ओके, ये हमें बताना है। तो देखिए, कांच के बर्तन हो गए, प्लास्टिक के कंटेनर हो गए, पॉली बैग हो गए, इसमें से राख हो गया, फ्लोफी, सीडी, ये सब ठोस अपशिष्ट में आएंगे। ओके, सॉलिड वेस्ट में आएंगे ये। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके लिए सही विकल्प चुनें। सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और जो सशक्तिकरण है वो स्वतंत्रता और क्षमता में वृद्धि से आता है। ओके, यानी कि अगर स्वतंत्रता ज़्यादा है हमारे पास क्षमता है, तो हमारे पास सशक्तिकरण भी होगा। क्लियर, पहली स्टेटमेंट देखिए और ये बिल्कुल सही लग रही है मुझे। सेकंड देखिए, लोगों को सशक्त बनाने के लिए सुशासन और जनोन्मुख नीतियों की आवश्यकता होती है, यानी कि जनता से संबंधित, जनता के विकास संबंधित नीतियां होनी चाहिए, अच्छा शासन होना चाहिए। इससे क्या होगा, सशक्तिकरण आएगा लोगों में। तो इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसमें देखिए आपका बी करेक्ट, देखिए दोनों में, इसमें डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। तमिलनाडु में है कल्पक्कम, और ये एक आणविक यानी कि अणु ऊर्जा केंद्र है। ओके, एटॉमिक एनर्जी सेंटर है ये। उसके बाद सेवंथ आपका क्वेश्चन रहेगा, यदि दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या घटती है तो इसे क्या कहते हैं। जनसंख्या घटती है तो इसे हम जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कहेंगे। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। 8 जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भूमि निम्नीकरण का परिणाम नहीं है, तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अवनीकरण। अवनीकरण है भूमि निम्नीकरण का कारण होता है, परिणाम नहीं होता। ओके, उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन रहेगा, मानव विकास सूचकांक का प्रमुख कारक नहीं है। देखिए, मानव विकास सूचकांक में जब विभिन्न देशों की तुलना की जाती है या विभिन्न राज्यों की जब तुलना करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें हम शिक्षा को भी लेते हैं, स्वास्थ्य को भी लेते हैं, संसाधनों तक पहुंच यानी कि समानता को भी हम काउंट करते हैं, लेकिन खुशी है उसको इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, भूटान है वो अकेला देश है विश्व का जो खुशी को भी, राष्ट्रीय जो प्रसन्नता है उसको भी विकास में शामिल करता है, बाकी देश इसको इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10th हमारा क्वेश्चन दिया गया, बिग इंच है, बिग इंच क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, ये एक पाइपलाइन है। ओके, बिग इंच क्या है, पाइपलाइन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया। 11th हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जोड़ने की प्रति वर्ग किलोमीटर, ये प्रति इकाई क्षेत्र भी हो सकता है, किसी और में भी माप सकते हो, लेकिन जनरली इसको पर स्क्वायर किलोमीटर मापा जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी और जनसंख्या घनत्व। ये सबसे ज़्यादा बिहार में है। ओके, 1102 है, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, 12th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 12th क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके लिए सही विकल्प को हमें चुनना है। तो इसमें पहला दिया गया संग्रहण एक विशेष गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के जानवरों को पाला जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक, करेक्ट नहीं है ये। उसके बाद सेकंड जो दिया गया स्टेटमेंट कि संग्रहण में आदिम समाज के लोग शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। जो भोजन, आश्रय, कपड़ों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पौधों, जानवरों दोनों का उपभोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, केवल 2 सही है, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा 13th क्वेश्चन को देखते हैं। 13th जो हमें क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन पेपर में, इसमें भी हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक कथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण दिया गया है। इसमें दिया गया हमें उच्च उपज वाली किस्मों की फसलें पर्याप्त जल आपूर्ति की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। इसमें बताया गया कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी जो होती है, HYV जो सीड वाली फसलें जो होती है, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक। और HYV की सफल खेती के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है। ये भी बताया गया है कि कोई HYV अगर हम अच्छी उपज वाली किस्मों की फसलें अगर ले रहे हैं तो सिंचाई ज़रूरी हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही से उसको एक्सप्लेन भी करें। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14th आपका क्वेश्चन दिया गया है। 14th आपका क्वेश्चन है कथन, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद उसका रीज़न दिया गया है, आर दिया गया है। स्टेटमेंट है गांव या कस्बे को वास्तव में कैसे परिभाषित किया जाता है, इस पर कोई सहमति नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही है कि गांव क्या होगा, कस्बा शहर क्या होगा, उसको लेकर के कोई एक यूनिक कह सकते हैं कि यूनिवर्सल डेफिनेशन है नहीं, हर देश की अलग एक अपनी डेफिनेशन है। क्लियर। उसके बाद इसमें बताया गया कि जनसंख्या का आकार एक महत्वपूर्ण कसौटी है और यह एक सार्वभौमिक कसौटी है। उसमें दिया गया कि कैसे फिर डिसाइड किया जाता है, तो उसमें एक चीज़ तो ली जाती है पॉपुलेशन को, और ये पॉपुलेशन ये सभी देशों में, यानी कि सार्वभौमिक ये मेथड है, तो सभी देशों में इसको अपनाया जाता है। हालांकि पॉपुलेशन कितनी होगी उसको लेकर के सहमति नहीं है। तो दोनों ही यहाँ स्टेटमेंट और उसका जो रीज़न है दोनों ही सही है, करेक्ट है। तो इसमें देखिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ट्रू हैं और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करें। उसके बाद 15th आपका जो क्वेश्चन रहेगा 15, 16 और 17, चलिए उनको देखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर हमें दिया गया है एक पैसेज और उस पर बेस्ड रहेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। 15th हमारा क्वेश्चन है भारत में जल का संरक्षण द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए तालाब से भी किया जाता है, सिंचाई टैंक से भी, झीलों से भी, उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16th हमारा क्वेश्चन दिया गया है। 16th क्वेश्चन देखिए, 16th क्वेश्चन में हमें दिया गया कि जो भूमिगत टैंक बने होते हैं, आमतौर पे राजस्थान में इस प्रकार के काफ़ी पाए जाते हैं, उनको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है। तो इसमें डी करेक्ट आंसर रहेगा, कुंड। देखिए आपको पूरा पूरा उसको रीड करना, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। उसके बाद 17th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा MCQs में लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा ए सेक्शन का। तो इसमें देखिए हमें दिया गया कि एक कक्षा में इसी विषय पर, जल संरक्षण पर, जल संचयन पर चर्चा हो रही थी। इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट है, इसमें से हमें बताना है कि कौन से स्टूडेंट का स्टेटमेंट सही नहीं है जो कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए वाई जो स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है कि यह तकनीक बाढ़ जैसी स्थितियों की संभावना को बढ़ाती है, कि अगर हम जल संरक्षण करेंगे, जल को अगर हम संचयन करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, तो इससे बाढ़ ज़्यादा आएगी, ऐसा ये वाई कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं कह रहा है। तो इसमें हमारा जो आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया किसका विचार सही नहीं है, तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल वाई का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये रहेगा आपका सेक्शन ए 17 क्वेश्चंस जो MCQs रहेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम हड़बड़ी में भी गलती कर देते हैं, कई बार हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, थोड़ा सोचते नहीं, वहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे आपको पूरा टाइम लगाना है, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के अपने आंसर देने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखिए जो 2 मार्कर 3 मार्कर अगर हम बात करें तो वहाँ पर मार्क्स डिडक्ट आमतौर पर नहीं होते हैं। क्लियर। उसके बाद हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, क्वेश्चन नंबर 18 to 23 दिए गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो हैं वो हमारे सोर्स बेस्ड रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे दे दिया गया 18th क्वेश्चन है, तो ये सोर्स बेस्ड रहेगा। जैसे इसमें बात की गई हाईटेक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, तो इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंडस्ट्रीज़, वो उद्योग जिसमें उस तकनीक का उपयोग किया जाता है, उच्च और नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसे हम हाईटेक इंडस्ट्री बोलते हैं।
उसके बाद हाईटेक इंडस्ट्री के 2 एग्जांपल दे दिए, जैसे रोबोटिक्स इंडस्ट्री हो गया, कंप्यूटर इंडस्ट्री हो गया, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गया या मोबाइल इंडस्ट्री हो गया। तो ये सारे क्या है, हाईटेक इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री भी इसी में आएगा। उसके बाद उद्योगों के लिए तकनीकी नवाचार क्यों जरूरी है। देखिए, तकनीकी नवाचार का मतलब ये है कि लगातार उसमें नए नए रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए और बाजार में बने रहने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए चाहिए कि लगातार उसमें नए नए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था आपका 18th क्वेश्चन। उसके बाद हम 19th क्वेश्चन को देखते हैं। 19th हमारा रहेगा, ये भी आपका सोर्स बेस्ड रहेगा। इसमें हमें एक पिक्चर दी गई है और उस पर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात किया गया कि मानचित्र में दर्शाए गए परिवहन मार्ग का नाम बताइए। देखिए, ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट है। ये क्या है, ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट है। इसको आप हिंदी में कहेंगे पार ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओके। उसके बाद है इसमें दूर स्थित 2 बिंदुओं पर स्थित 2 स्थानों के नाम बताने। देखिए, इसमें यहाँ से शुरू होता है तो ये पर्थ है, यहाँ पे ये सिडनी आ जाता है, सिडनी से होते हुए यहाँ मेलबोर्न तक पहुँच जाता है। तो सिडनी वाया, यहाँ देखिए पर्थ वाया सिडनी होकर के मेलबोर्न तक जाता है। तो इस तरीके से आप पूरा लिखोगे कि ये पर्थ से मेलबोर्न तक जाता है और वाया कहाँ से होकर जाता है, सिडनी होकर के जाता है। बीच में दिया गया 3rd क्वेश्चन हमें दिया गया, इस मार्ग का मध्य बिंदु जी किस महत्वपूर्ण बंदरगाह का संकेत कर रहा है। देखिए, यहाँ पे ये पोर्ट अगस्त और पोर्ट फेरी है, 2 बंदरगाह हैं यहाँ पे। तो पोर्ट अगस्त की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये रहेगा आपका 19th क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 20th क्वेश्चन है। इनकी हम सिर्फ हिंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए और पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देखिए, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है, पहली चीज़, जिसमें मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्या हो गया, परिवहन हो गया, आर्थिक गतिविधियाँ होगी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक हो गई, इसके साथ साथ संचार हो गया, व्यापार हो गया। इस प्रकार के जो मानवीय तत्व है उनका अध्ययन किया जाता है। इतना लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा चलेगा। उसके बाद पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद वह संकल्पना है भूगोल की जो ये मानता है कि पर्यावरण है वो सर्वशक्तिमान है और मानव की क्रियाएं हैं वो प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती है, ओके। ऐसा उस दौर में होता था जब हमारे पास तकनीक नहीं थी, तकनीक का विकास नहीं हुआ था। उस वक्त मानव था वो पर्यावरण के अधीन था पूरी तरीके से। जो भी प्रकृति देती थी उसी के अकॉर्डिंग वो स्वीकार करता था, उसी के अकॉर्डिंग वो ढल जाता था, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, 3 मार्कर में आ सकता है इस चैप्टर में से। एक अलग से वीडियो आपको थोड़ी देर में मिलेगी जिसमें हम टोटल कितने क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं हम बुक वाइज बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इसके ऑप्शन में आपको मिलेगा, इसमें दिया गया मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मानव भूगोल की प्रकृति का मतलब क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है कि मानव भूगोल में हम पढ़ते क्या। तो दोबारा से वही बात आ जाएगी, मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम मानवीय तत्वों का अध्ययन करते हैं। क्या क्या अध्ययन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे दोगे, ओके। ये हो गया। उसके बाद आप बताओगे कि इन तत्वों के बारे में 3 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है मानव भूगोल। क्या क्या, कि एक तो क्या, उसके बाद दूसरी बात आती है क्यों तथा कैसे, और तीसरा आ जाता है कहाँ। 3 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है कि क्या है, उसके बाद क्यों और कैसे है, उसके बाद कहाँ है, ठीक। तो ये आप ऐसे लिखोगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। उसके बाद 21 आपका क्वेश्चन रहेगा, 1901 से 1921 के दशकों को भारत की जनसंख्या वृद्धि के लिए स्थिर चरण की अवधि के रूप में क्यों माना जाता है। तो देखिए, 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या में हमारी जो जनसंख्या थी वो लगभग स्थिर रही थी। 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या कुछ घट भी गई थी, इसलिए इसे जनसंख्या वृद्धि की स्थिर जो जनसंख्या वृद्धि के स्थिर चरण की संज्ञा दी जाती है। और जनसंख्या के घटने के कारण क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध था, अकाल तथा महामारी था, ओके। ये बड़े कारण थे जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी, ओके। ये सब कुछ आपको बताना है। इसमें देखिए एक 5 मार्कर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो उसमें 1901 से 21, 21 से 51, 51 से 81 और उसके बाद, तो वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। उसके बाद देखिए 22 हमारा क्वेश्चन दिया गया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात वस्तुओं की बदलती प्रकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें आपको बताना है पहले कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार वस्तुओं का या वस्तु का आदान प्रदान कह लीजिए कि उसे हम व्यापार कहते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है, ये राष्ट्रीय हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भारत का, उसमें पिछले कुछ दशकों में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। वस्तुओं के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में परिवर्तन आए। पहले हम कच्चे माल का निर्यात करते थे, अब हम
तैयार माल का निर्यात करते हैं, मशीनी उत्पादों का निर्यात है वो बढ़ गया है। ठीक, तो ये बदलाव आया। उसके बाद इसमें व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हो? प्रतिकूल या अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन होता है किसी भी देश के व्यापार में जो आयात और निर्यात का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसे व्यापार का संतुलन बोलते हैं। ठीक, और व्यापार के संतुलन की बात की जाए तो उसके बाद आता है प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है। कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या होता है कि जब आयात जो है वो निर्यात से अधिक हो तो उसे हम बोलेंगे प्रतिकूल। अनुकूल क्या होगा कि अगर हम आयात इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, निर्यात ज़्यादा करें, तो उसे हम अनुकूल कहेंगे। हमारे देश का जो व्यापार संतुलन है अभी प्रतिकूल है, हम आयात ज़्यादा करें, निर्यात कम करें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 23rd क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मनुष्य पर पर्यावरण की बेड़ियों को ढीला करती है, कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या बताना है, ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है हमारा, कि जो टेक्नोलॉजी है वो पर्यावरण की जो बेड़ियां हैं उसको ढीला करती है। देखिए पहले हम पर्यावरण के अधीन थे, उन्हीं के अनुशासन में रहते थे, उन्हीं की जो भी आदेश थे उनका पालन करते थे। जैसे जैसे हमने तकनीकी विकास किया, हमने पर्यावरण का दोहन करना शुरू कर दिया। जैसे हमने खनिज निकालने शुरू कर दिए, बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, हमने वायु परिवहन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, हमने परिवहन के नए नए साधन बना लिए। ओके, तो ये सब कुछ किस लिए हुआ? तकनीक के कारण हुआ। तो कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको बताना है कि हाँ ये सही है कि हम पर्यावरण है उसकी बेड़ियों को ढीला कर सकते हैं अगर हमारे पास तकनीक है। ये था आपका सेक्शन बी जिसमें हमने 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए। उसके बाद आपका सेक्शन सी रहेगा और सी सेक्शन में आपको मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें पहला दिया गया 24th आपका क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग एक आधुनिक व्यवसाय कैसे। देखिए डेयरी फार्मिंग क्या होता है कि डेयरी फार्मिंग में पशुपालन किया जाता है एक ही स्थान पर, और उन्हें पशुपालन में खुले में नहीं किया जाता बल्कि एक ही स्थान पर पशुओं का पाला जाता है और उनको विभिन्न प्रकार की जैसे चिकित्सा सुविधा है या अन्य प्रकार की सुविधाएं वो वहीं पे उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं दी जाती है। इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, इसमें तकनीक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, इसमें चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता अधिक होती है और इसमें उत्पादन भी अधिक होता है, लाभ भी अधिक होता है। ओके, पशुपालन ही है ये। और इसमें आमतौर पर जो डेयरी फार्मिंग है ये अगर हम छोटे पैमाने पे बात करें तो ये बाजार के आसपास यानी कि जो महानगर है उनके आसपास विकसित की जाती है और ये एक व्यवसाय है, पूर्ण तौर पर व्यवसाय है। ठीक, तो ऐसे विशेषताएं बताना है आपको और उसके बाद प्रूव करना है कि हाँ ये एक बिजनेस है। ठीक, उसके बाद 25th आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है, 3 कारण देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए सड़कों का वितरण है वो एक समान नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है, घनत्व का मतलब सड़क घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो ये सर्वाधिक है वो केरला में और सबसे कम जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में। ये एक समान नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण हो गया धरातल, कि जहाँ पर पर्वतीय भाग है, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं, वहाँ पर जो सड़कों का घनत्व वो कम पाया जाता है। जहाँ पर समतल धरातल जैसे मैदानी भाग है वहाँ पर सड़कों का घनत्व अधिक मिलेगा। तटीय इलाके हो गए, उत्तरी भारत का विशाल मैदान हो गया। दूसरा होता है इसका पीछे कारण वो है जनसंख्या, कि जहाँ पर अधिक जनसंख्या, घनी जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर भी सड़कों का विकास ज़्यादा हुआ, बाकी जगहों पे कम हुआ है। तीसरा औद्योगिक विकास, की जहाँ पर उद्योग है, कारखाने, वहाँ पर सड़क परिवहन का विकास ज़्यादा होता है, बाकी स्थानों पर कम होता है। इसके साथ साथ इसमें आ जाएगा खनन, जहाँ पर खनन कार्य किया जाता है वहाँ पर सड़कों का विकास ज़्यादा मिलेगा। यानी कि ऐसे कुछ 3 या 4 कारण आपको बताने हैं। उसके बाद 26 था आपका कि पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। ओके, अंतर्देशीय बंदरगाहों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए पत्तनों का महत्व आपको बताना है। देखिए हमारे किसी भी देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो मुख्य तौर पर समुद्री रास्तों से होता है और समुद्री रास्तों से होने का सीधा मतलब है कि पत्तनों के द्वारा होता है। और ये जो समुद्री परिवहन होता है ये सबसे सुरक्षित होता है, सबसे सस्ता होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ की हड्डी होता है। इसलिए पत्तनों का महत्व वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। उसके बाद आपको बताना है अंतर्देशीय जो पतन होती है उनकी विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। तो हमें बताना है कि पतन कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, किस तरीके से जो देश के आंतरिक व्यापार है उसको बढ़ावा देती है, किस तरीके से देश के अलग अलग भागों को वो जोड़ती है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है और उसके कुछ देश है WTO की आलोचना करते हैं, क्यों करते हैं। तो देखिए WTO या विश्व व्यापार संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके उद्देश्य कार्य क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, खुले व्यापार की नीति को अपनाना,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को तय करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उनका निपटारा करना। ये कार्य या फिर उद्देश्य होते हैं इसके। ठीक, उसके बाद ये कि कुछ देश है इसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई ये ठीक काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें आरोप ये लगाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं वो पक्षपातपूर्ण नियम है, उसमें जो विकसित देश है उनके वो फेवर में है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 27वां हमारा क्वेश्चन है, 27वां प्रश्न है। 27वां क्वेश्चन में है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व की व्याख्या कीजिए। खाद्यान्न मतलब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो ये भारत जैसी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि भारत की एक विशाल जनसंख्या है, 130 करोड़ से ऊपर हम जा चुके हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के पेट भरने के लिए हमें विशाल मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारे देश की जो कृषि है उसमें खाद्यान्न के ऊपर अच्छा खासा जोर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे पूछा दूसरा जो पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट आपको 2 मार्क्स का रहेगा, दूसरा पार्ट है वो 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें बताना है धान की कृषि के लिए 3 विशेषताएं। तो इसमें बताओगे कि धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और देश की अगर बात की जाए तो देश के काफ़ी बड़े इलाके में धान की कृषि की जाती है। ठीक, इसके लिए अगर आवश्यक दशाओं की बात करें तो इसमें आप बता दोगे कि इसके लिए मिट्टी जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है। बारिश इसके लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। ओके, वर्षा और तापमान की अगर बात करें तो तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। भूमि समतल होनी चाहिए। मशीनों का प्रयोग इसमें सीमित किया जाता है। तो ये चीज़ें बता दोगे। उसके बाद बताओगे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इतना कुछ लिख दोगे, हो जाएगा कवर। उसके बाद चाय की कृषि के लिए भी ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है, देश की एक महत्वपूर्ण फसल है और इसकी पत्तियों की अगर बात करें तो उसमें थीन नामक तत्व होता है, जिसके कारण चाय पीने से हल्का सा नशा हो जाता है और एक बार झाड़ी लगाने के बाद चाय की 25 से 30 वर्षों तक इसका उत्पादन होता है। भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो तापमान इसके लिए चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 10 से 30 के आसपास तापमान चाहिए। मिट्टी इसके लिए लेटराइट अच्छी होती है। बारिश की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, 200 के आसपास चाहिए। उसके बाद भूमि कैसी चाहिए? ढलानी भूमि होनी चाहिए। अगर ढलानी नहीं होगी तो जड़ों में पानी रुक गया तो झाड़ी नष्ट हो जाएगी। ढलानी भूमि चाहिए। मशीनों का प्रयोग इसमें सीमित किया जाता है। श्रम की आवश्यकता इसमें ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ा उत्पादक असम है 53% और 24% चाय का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा 28वां क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको नियोजन प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्ति दी। मान लीजिए कि आपको प्लानिंग करनी है। ठीक, तो आप अपने इलाके के लिए किस टाइप से प्लानिंग करोगे? तो ये आपको कुछ बताना है कि आप ये करोगे, आप वो करोगे। कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच करके आप इसको लिख सकते हो कि नियोजन क्या है। पहले ये बताओगे कितने प्रकार का नियोजन होता है, ये बताओगे कि नियोजन मतलब प्लानिंग करना है, योजना बनाना कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इसे हम नियोजन या फिर योजना बनाना कहते हैं। नियोजन 2 प्रकार का होता है, प्रादेशिक होता है और खंडीय होता है। ठीक, प्रादेशिक मतलब पूरे इलाके के लिए बनाया गया, खंडीय मतलब किसी एक सेक्टर के ऊपर हमने फोकस किया। उसके बाद आप बताओगे कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप ये योजनाएं बनाओगे। ओके, ये आप बता दोगे। जैसे प्रदूषण को आप इंक्लूड कर सकते हो, शहरी विकास को इंक्लूड कर सकते हो, शिक्षा को इंक्लूड कर सकते हो, कृषि को इंक्लूड कर सकते हो, लाइक दैट। उसके बाद आपका रहेगा सेक्शन डी। सेक्शन जो डी रहेगा उसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30। इसमें 29 जो रहेगा वो आपका वर्ल्ड मैप से रिलेटेड रहेगा, आपकी बुक ए से रहेगा। इसमें देखिए हमें मैप दिया गया, इसको हम देख लेते हैं साथ ही साथ। वर्ल्ड मैप दिया गया, इसमें हमें क्या दिया गया? फर्स्ट जो दिया गया, फर्स्ट कहाँ दिया गया मुझे दिख ही नहीं रहा अभी तक। यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सेंटियागो है यहाँ पर। सेकंड दिया गया एक बंदरगाह है, ये है कराची यहाँ पर। यहाँ पे 5th पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ मुंबई की बात की जा रही है, मेगा सिटी की। ये रशिया कंट्री आ जाता है और ये जो लेक सुपीरियर की कंट्री है वो यहाँ पर आ जाता है आपका यूएसए। ओके, इन सब को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि इसके आगे प्रॉपर क्वेश्चन नंबर और उसके साथ पूरा पॉइंट लिखना है कि उसका आंसर क्या है। ये नहीं कि आपने 4th यहाँ पे जैसे दे दिया गया कि एक मेगा सिटी, तो यहाँ पे ऐसे मेगा सिटी नहीं लिखोगे, उसका नाम लिखोगे फिर आप शो करोगे। क्लियर? तो ये आपका 29th रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें? भारत के पश्चिमी तट पर सबसे उत्तरी बंदरगाह, ओके, पश्चिमी तट पर सबसे उत्तरी बंदरगाह को हमें दिखाना है। उसके बाद राजस्थान की एक तांबे की खान दिखानी है। बिहार में स्थित एक बाजार आधारित तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी हमें बतानी है।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य बताना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्थ जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर सबसे नॉर्दर्न हमारी पोर्ट कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी, वो रहेगी बिल्कुल कोस्ट के साथ आ जाएगा, तो वो रहेगी आपकी कांडला पोर्ट। उसके बाद कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका कर्नाटक आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ के आसपास आ जाएगी आपकी तांबे की खान, दैट इज़ खेतड़ी इन राजस्थान। उसके बाद पूछा गया सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ओके, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 17% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और एक पूछा गया बिहार की एक ऑयल रिफाइनरी, तो अगर हम यहाँ नीचे की थोड़ा सा यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपकी होगी बरौनी, ओके। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैप वर्क उसका लिंक मैं ऊपर आई टैब के ऊपर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी दिया जा रहा है, तो उसको ज़रूर क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।